हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है कैपलर्स लॉ। एक ऐसा लॉ जिसके बारे में बहुत ही इच्छुक होंगे आप लोग, क्योंकि पूरा दुनिया का गोला जो चल रहा है एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कैसे है मींस आज हम जिस गोले के बारे में पढ़ेंगे वो है प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके मोशंस कैसे होते हैं ऑर्बिट पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप पीछे के स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो सारे के सारे इधर हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्लैनेट्स और यहां तक जा रहा है। ठीक है, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। प्लूटो लास्ट में था, वो डेड प्लैनेट घोषित हो गया, उस प्लैनेट से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उससे पहले हम यहां देख रहे हैं इस प्लैनेट के स्टार्टिंग से पहले एक क्या है, सन है। क्या नाम है इसका, सन। और इसी के चारों ओर सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, कैपलर्स लॉ। तो सर कैपलर ने मींस जोहान कैपलर ने जो लॉ दिया, अपने कैपलर्स के 3 लॉ दिए गए हैं, उसमें जोहान कैपलर ने 3 लॉ दिया। तीनों लॉ से क्लियर क्या, प्लैनेट्स का पहला कि वो किस ऑर्बिट में मोशन करता है, कैसे रिवॉल्यूशन करता है। सेकंड में उसकी जो एरिया का स्वीपिंग है, क्या सिस्टम है उसका, टाइम के अकॉर्डिंग, रेडियस के अकॉर्डिंग, वो देखेंगे। थर्ड नंबर में हम देखेंगे कि जो थर्ड लॉ में उन्होंने टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो बताया वो एक्चुअल में है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तीनों लॉ पढ़ने के बाद में हम लोग थर्ड लॉ का डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए, पूरा वीडियो का इंफॉर्मेशन टोटल प्रॉपर लेने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो कैपलर्स का हम सबसे पहले बता दें कि कैपलर्स एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। उसमें से गैलीलियो का भी अहम रोल रहा प्लैनेट्स को लेकर के, लेकिन कैपलर्स ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो दैट वाज द परफेक्टली सुटेबल। हम लोग आ जाते हैं अब मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो कैपलर्स का पहला चीज याद रखना है आप लोगों को कि उन्होंने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, अब एक एक करके समझे, एक एक करके समझते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ में कैपलर्स ने बताया कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन विथ वन ऑफ इट्स फोकी, है ना। तो फोकी जो वर्ड है ना, फोकी थोड़ा समझना प्रॉब्लम होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फोकी एक्चुअल में क्या होता है। ये क्या है भाई, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। एक वर्ड और आया इसमें, एलिप्स, है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर एलिप्स। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप कि ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर में एक फोकस पॉइंट है। क्या है, एक फोकस पॉइंट है। जनरली हम लोग इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से यहां पे एक और सर्कुलर पार्ट जैसा कुछ है जिसका नाम है एलिप्स, और ये शेप को हम लोग एलिप्टिकल शेप कहते हैं। सर्कल को थोड़ा सा दबा दो तो ये एलिप्टिकल शेप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्कल में क्या होता है ना, इस पार्ट को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट या सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा एलिप्टिकल शेप का जो ये पाथ है ना, इस पाथ का जो सेंटर, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो एक्सिस गया है इसका नाम है एक्सिस, लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। और ये यहां से यहां जो एक्सिस आया है ये छोटा है। क्या है, छोटा है। और छोटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनर एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक, तो एक मेजर एक्सिस है, दूसरा माइनर एक्सिस है। अब क्लियर कर रहा हूं मैं फोकी, लेकिन हाँ एक चीज और याद रखना कि रेडियस इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से यहां जब भी जाओ सेंटर से पास करो, यहां से यहां पास करो, ये डायमीटर कहते हैं इसको। लेकिन डायमीटर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसके सेंटर से जब पास कराओगे इस लाइन को, यहां से ऐसा ऐसा कैसे भी, लेकिन ये डायमीटर कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, इसकी साइज सब बराबर होता है, इसीलिए ये सर्कल है। और जब डायमीटर इसकी छोटा और बड़ा होने लगे तो आप समझ लेना कि वो डायमीटर सर्कल का नहीं बल्कि वो एलिप्स का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए ये एक्सिस मेजर हो गया और ये एक्सिस माइनर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और हम लोग समझते हैं कि इसमें जो फोकी का नाम दिया गया, तो मैंने क्या बताया कि इसमें सर्कल में क्या है, सर्कल में क्या है, एक ही फोकस पॉइंट है। सर्कल में एक ही फोकस पॉइंट है जिसको हम लोग F1 कहते हैं, और जनरली हम बताएं कि इसको O से डिनोट करते हैं। लेकिन हमारे पास में यहां दो फोकस पॉइंट है। क्या है,
दो फोकस पॉइंट है, एक तो यहां है, दूसरा यहां है, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। कितने फोकस पॉइंट हो गया? दो हो गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फोकी। क्या बोलेंगे? फोकी। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कैपलर्स का? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट विद द सन इज एन एलिप्टिकल, है ना? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। मतलब सन किसी एक फोकस पॉइंट पर रहेगा और ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट क्या रहेगा? अपने लाइन पर रहेगा, ठीक है? तो किसी एक पॉइंट पर रहेगा वो। क्लियर? तो मतलब जो भी प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट पे ही रहेगा और किसी एक फोकस पॉइंट से वो कनेक्टेड रहेगा। क्लियर? और जो पाथ होगा प्लैनेट का वो एलिप्टिकल शेप में होगा। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर। सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर में क्या बताया कैपलर्स ने? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स विद द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स विद द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स क्या है? सपोज कर लो कि एक प्लैनेट है ये P, ये प्लैनेट है अर्थ का ही मैंने साइन लिया है, ठीक है? ये प्लैनेट है और ये क्या है? सन है। सन एक फोकस पॉइंट है जिसको हम बता ही रहे थे F1 है, यहां भी सन रहेगा F2 पे, ठीक है? फोकस पॉइंट के लिए, ठीक है? तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ जो है ना ये पोजीशन P1 पे है। कहां पे है? पोजीशन P1 पे है, ये आपको दिख रहा है। जब ये अर्थ पोजीशन P2 पे जाएगा तो इसको कोई टाइम तो लगेगा ना, कोई पर्टिकुलर टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चाहे वो सेकंड में लगे, मिनट्स में लगे, आवर में लगे, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन टाइम तो लगता है। तो कंसीडर करते हैं कि ये टाइम क्या है? T। ओके, तो मतलब क्या पता चला कि ये इसकी फोकस पॉइंट कहां है? यहां पे, राइट? और फिर यहां से जब इसने ट्रैवल करके यहां गया तो पूरा एरिया यहां तक कवर हुआ इसका। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया? स्वीप हुआ, है ना? मतलब कवर किया। और ये कितने टाइम में कवर किया? ये पर्टिकुलर टाइम अभी मेंशन मैं नहीं कर रहा हूं कितना टाइम में, जो भी टाइम लगा होगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन वो टाइम T कवर करता है, ठीक है? अब देखो, अब इसी जगह से प्लैनेट का फिर से रोटेशन हम दूसरे एंगल में लेते हैं। तो सपोज कर लो ये पोजीशन Q है, Q1, है ना? ये प्लैनेट यहां से इस Q2 तक जाता है, मतलब उसका रोटेशन कैसा होगा? यहां से ऐसा आएगा, राइट? तो ये एक एरिया कवर हुआ। एरिया कवर हुआ कि नहीं? तो यहां भी एरिया कवर हुआ है और यहां भी एरिया कवर हो रहा है, दोनों जगह पे एरिया कवर हो रहा है। अगर टाइम T यहां पे लगा है, मान के चलो 5 दिन लगा, कितना? 5 डेज। और सेम इस पोजीशन से लेकर के Q1 पोजीशन से लेकर के Q2 तक जाने में जो टाइम लगा है वो भी टाइम T है। क्या है? टाइम T है। तो दोनों का जो एरिया कवर हुआ है ना वो एरिया बराबर होगा। लाइक कह सकते हैं कि इस टाइम में अगर ये एरिया कवर हुआ है, एरिया 1, और सेम टाइम यहां 5 दिन लगा तो यहां भी 5 दिन ही लगेगा, यहां भी 5 दिन लगेगा। तो क्या होगा? ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये भी सेम एरिया कवर होगा। कह सकते हैं A1 ये भी है, लेकिन हम इसका एरिया A2 लिख देते हैं। तो हम लोग सिंस कह सकते हैं कि A1 दैट इज एरिया ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम P1 पोजीशन टू P2 पोजीशन जाने में टाइम T लगा, तो एरिया इतना कवर हुआ। तो इसीलिए एरिया 2B जो कवर होगा, एरिया 2B जो कवर होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि टाइमिंग जो है ना वो बराबर है। टाइमिंग क्या है? वो बराबर है। कहने का मतलब यही है कि जितने ड्यूरेशन तक प्लैनेट्स रिवॉल्व करेगा, लाइक वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन जाएगा, फिर वो अनदर पोजीशन से नेक्स्ट अनदर पोजीशन पर जाएगा, अगर ड्यूरेशन सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो एरिया भी सेम रहेगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये एरिया इज इक्वल टू एरिया, देयरफॉर दोनों का एरिया बराबर है इफ टाइम इज इक्वल। दोनों के लिए सेपरेटली इक्वल है, लेकिन क्या? सेपरेट टाइम के साथ में। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे केपलर्स का थर्ड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ, केपलर्स के थर्ड लॉ में उसने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। कहने का मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के मीन क्यूब का। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम बता रहे थे कि कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है ना उसको हम डिराइव करेंगे तो मालूम पड़ेगा एक्चुअल में कि ये फॉर्मूला कैसे आया, राइट। ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे आया, ये टाइम पीरियड स्क्वायर में कैसे आया, और जो मीन डिस्टेंस है वो आर क्यूब कैसे आया। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर देता हूं कि कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है उसमें कैप्लर्स ने बताया the square of a period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of its mean distance of the planets from the sun। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है that is t square is directly proportional to the r cube, उसको कैसे डिराइव करेंगे, कैप्लर्स ने इसको कैसे फाइंड आउट किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फॉलो करके। ठीक है, तो उसका कैसे यूज किया कैप्लर्स ने, हम इसको थर्ड लॉ का डेरिवेशन कंप्लीट देखेंगे। तो मान लो कोई भी प्लैनेट है इस यूनिवर्स में, वो एक अपने ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक प्लैनेट्स हो या दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, प्लैनेट्स और या ऑब्जेक्ट्स किसी एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करता है, राइट। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सन है, राइट, और ये एक प्लैनेट है। ये सन और प्लैनेट एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स तो लगाया रहेगा ना, और उस फोर्स का नाम क्या है, एफ, जो कि हम लोगों को पता है GMM अपॉन आर स्क्वायर होता है। बहुत क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स तो काम करेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ये फोर्स काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि F इज इक्वल टू क्या हो गया, GMM अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और हम यहां देख रहे हैं कि ये जो प्लैनेट्स है ये सन की और टुवर्ड्स द सन रिवॉल्यूशन कर रहा है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, ये भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि F और ये F दोनों, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरा वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम एक दूसरे को जब एक दूसरे के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, GMM अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब एक चीज और हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो पाथ है ऑर्बिटल पाथ है, ठीक है, ये ऑर्बिटल पाथ दैट इज एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, इस पाथ की जो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि देखो इस प्लैनेट को ट्रैवल करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए कोई टाइम टी तो लगेगा ना, टाइम तो टी लगेगा, और उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं टी से। अच्छा, एक चीज ये देखो कि जब ये ट्रैवल करेगा तो इसमें तो कोई ना कोई तो स्पीड रहेगा, दैट विल बी वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अच्छा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कब निकलेगा, किसी की भी स्पीड कब निकलती है कि वो ट्रैवल किस स्पीड से कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्या है, सरकमफेरेंस ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन टाइम, और दैट इज t। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा हम लोगों को कि G जो है वो ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये mm अपॉन आर स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन आर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग ऐसा यहाँ पे किए तो ये हमारा नोट पॉइंट रखना कि ये हम डायरेक्टली इसको यूज किए हैं, फिर बाद में इसको सॉल्यूशन के यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो एक आर यहां से और एक आर यहां से कट जाएगा। ठीक है, अब और एक चीज देख सकते हैं हम लोग, क्या बचा हमारे पास, ये mv स्क्वायर और GMM, तो यहाँ पे एक स्मॉल m जो प्लैनेट का ही है, ये भी प्लैनेट का है, ये भी प्लैनेट का ही है, तो क्या बचा हमारे पास, GM अपॉन आर इज इक्वल टू v स्क्वायर। क्या बचा, v स्क्वायर।
तो अभी हम इसको इधर से क्लियर कर देते हैं, जरा सा याद रखना। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि जीएम अपॉन आर और वी स्क्वायर यहाँ पे। अच्छा, v की जो वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, gm को ऐसा ही gm ही रहने देंगे और अपॉन r इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v की जगह पे पुट कर देंगे इसको, तो 2 पाई r हो जाएगा अपॉन t हो जाएगा, और ये स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको स्क्वायर के बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर, तो क्या बचेगा अपने पास, gm अपॉन r इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो वैल्यू क्या निकलेगा, जी एम टी स्क्वायर, इसको टी को इधर ले गए तो क्या हो गया जी एम टी स्क्वायर, और इस आर को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आर स्क्वायर है ना, 2 आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर मिला के हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्या है, एक चीज हमें ध्यान देने का जो है वो है टी स्क्वायर ही तो निकालना है हमें। क्या फॉर्मूला है इसका, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो टी स्क्वायर है, यहां पे हम क्या करेंगे 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी और कैपिटल एम मास ऑफ सन, ठीक है। तो हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये कुछ डिफरेंट है हमारे फॉर्मूला से, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है हमारे फॉर्मूला से। तो हम क्या कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट कांस्टेंट है, यही पार्ट कांस्टेंट है। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और ये चीजें हमें डिराइव करके मिला। फिर देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं दैट इज एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। ये हमारा कांस्टेंट है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टी स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है वो कैसे आया। क्लियर है, थर्ड लॉ में समझ में आ गया ना। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा यहाँ पे कि ये जो टी आया वो कैसे आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो है ना, वो उसका वजह यही है कि जो डायरेक्टली कांस्टेंट है ना ये, और जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है जी, वो है 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी और मास ऑफ सन। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। और भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको क्लियर करूंगा। और एक नए वीडियो के साथ में फिर नए टाइम मिले, तब तक जय हिंद।